गुड मॉर्निंग गीतांजलि। सेकंड चाइल्ड हु हैज ज्वाइंड, नेम क्या है? संजय। हाँ जी, हुसैन। गुड मॉर्निंग बेटे, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। कैन यू हियर मी so that we can start with the topic? Yes, Hussein, can you hear me bete? Hello, hello, my voice is reaching you? Yes, ma'am. Okay, can we start today, Gitanjali? Today's topic, हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. Today we are going to do what is the meaning of excess demand and deficient demand in the economy. You know it very well that in the economy equilibrium is not found. Sometimes excess demand is there, sometimes deficient demand is there. When excess demand is there, there is inflation, and when डेफिशिएंट डिमांड इज देयर इज डिप्रेशन. तो आज हम उन दोनों कंडीशंस को करेंगे. कंटिन्यूअस राइज इन प्राइसेस इज नोन एज इन्फ्लेशन. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सेस डिमांड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड? नाम से पता चलता है. गीतांजलि, एक्सेस का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताइए. यस, यू कैन टेल मी इन हिंदी. यस गीतांजलि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस? हेलो बेटे, अनम्यूट करें खुद को और जवाब दें. इंटरएक्टिव क्लास रहेगी तभी मजा आता है और वी कैन अंडरस्टैंड वेल. हेलो हेलो, आई थिंक वॉइस इज रीचिंग यू और नॉट? यस गीतांजलि, वी कैन स्टार्ट एक्सेस डिमांड. व्हेन एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा, नाम से ही पता चलता है, ग्रेटर. When aggregate demand is greater than the aggregate supply, जब aggregate demand जो है ज्यादा होती है aggregate supply से, required for full employment level, जितनी aggregate demand चाहिए उससे ज्यादा होती है. ठीक है, तो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू मेक यू वेरी क्लियर कि एक तो हम बात कर रहे हैं जो एक्चुअल हमारी इकोनॉमी में डिमांड है, दूसरा हम बात कर रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड चाहिए वो है कि नहीं है. तो यहाँ पे क्या है? एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. कैसे, वो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रू द फिगर. अब मैडम ने एक वर्ड और बोला है, इन्फ्लेशनरी गैप. इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है the extent to which aggregate demand is greater than aggregate supply. वो मात्रा जितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, उसको इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड बोलते हैं. दोनों एक ही हैं बट वर्डिंग में डिफरेंट है डेफिनेशन की. when aggregate demand is greater than the aggregate supply, दूसरे में है the extent to which aggregate demand is greater than aggregate supply. यहाँ पे हम ले रहे हैं level of income and employment. On y-axis, we will measure aggregate demand, aggregate supply. 45 degree line is the aggregate supply. क्योंकि हमने पहले इनकी shapes की है, उसके अंदर we have completely reached that aggregate supply curve is this one. ये अब हम एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने लगे हैं. एग्रीगेट डिमांड कर्व आप सबको पता है कि यहाँ ऊपर से शुरू होती है. दिस इज एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द इकोनॉमी. सभी बच्चों को ये याद है? हुसैन, आपको याद है बेटे? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड एट ए प्लेस where aggregate demand is equal to aggregate supply. गीतांजलि बोलिए बेटे, याद है आपको?
हुसन, हुसन, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Okay. Yes. Where aggregate demand is equal to aggregate supply, that is the full employment level. यहाँ से देखिए, यहाँ पे full employment level पे जो हम employment का level ले रहे हैं वो हमने ले लिया OM, और E जो है इक्विलिब्रियम लेवल है, तो हम इसको AD फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और यहाँ पे क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये OM क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये तो पुराना डायग्राम है हुसन, हमें समझ आ गया। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हमने दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है, उस जगह पे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल लिख दिया। पूरे के पूरे रिसोर्सेज जो है हमारे फुली यूटिलाइज्ड है, वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सभी को काम मिला हुआ है, सभी काम कर रहे हैं, और ये जो आउटपुट का लेवल और एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो भी फुल है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो होता क्या है, बट इन इकोनॉमी हमने तो सोचा था ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इतना होगा, लेकिन इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट जो डिमांड है वो बढ़ गई। देखिए इधर ये जो डिमांड कर्व है ऊपर की ओर शिफ्ट कर गई, ये है एक्चुअल, मैडम ने यहाँ लिख दिया ताकि आपको पता लगे कि अब ये आई है। ई इक्विलिब्रियम का लेवल था, बट इकोनॉमी में जो डिमांड है वो AD1 हो गई है, AD एक्चुअल, AD1 ये एक्चुअल है, ये ADF है, AD1 एक्चुअल को नाम दे दिया हमने। जस्ट सी दिस इज F, हम इसको स्ट्रक पॉइंट को G कह लेते हैं। नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? G पे। फिर से देख लीजिए, पहले इक्विलिब्रियम E पे था, जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल बढ़ गई तो G पे स्ट्रक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे नीचे लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है N, GNON जो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, G जो है ये है। अब आप बताइए, ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट तो होगी OM, जब जितने भी लोग थे इकोनॉमी में सभी को काम मिल गया, सभी ने काम किया, 100% काम करके पूरी प्रोडक्शन कर ली, तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज। 100 बंदे थे, 100 के 100 काम पे लगे हुए हैं, तो नया बंदा कहाँ से आएगा, नया काम कैसे होगा, जितना कर सकते थे कर लिया है। तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे आप F नाम दे दीजिए। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर सिर्फ राइज इन प्राइसेस होगा, क्यों? क्योंकि सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज, सप्लाई नीड्स टाइम एंड फैक्टर्स, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर व्हिच इज नॉट अवेलेबल, फुली यूटिलाइज्ड हो गया। देखो बच्चे, हमारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ गए, तो उससे ज्यादा हम क्या करें, उससे ज्यादा हमें क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं, 100 आउट ऑफ 100 ही मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 100 आउट ऑफ 100 लोग काम पे लगे हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन पूरा फुल हो गया, जितना काम मैक्सिमम कर सकते थे कर लिया है, तो ये क्या है MN, एक्सेस में हो नहीं सकता, तो ये राइज इन प्राइसेस को देगा, ये सिर्फ नॉमिनल इनकम को बढ़ाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी लोग बस डिमांड कर रहे हैं चीजों की, और चीजें हैं नहीं है, जो है उन्हीं को ही हाई दाम पे वो बेचेंगे। तो यहाँ पे इस जगह पे आप ये देखिए, जो एक्चुअल डिमांड है वो है GN, और फुल एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है FN, तो GF क्या हो गया, एक्सेस डिमांड। यहां से आप इसको यहाँ पे इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ये देखिए ये E पॉइंट है ना, इसको एक्सटेंड कर लें, ठीक है, ये एक्चुअल डिमांड हो गई, और ये जो है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड, एक ही लाइन पे, इसी लाइन पे हम बना लेते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम का लेवल हमने डिसाइड किया था, ठीक है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जब इक्वेट होती है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए मैडम ऊपर लिख देते हैं, एक्चुअल डिमांड, जो सेकंड वाली लाइन है वहां से FM,
रिक्वायर्ड डिमांड होनी कितनी चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट पे, EM। तो एक्सेस डिमांड क्या आ गई, QI। पहले तो ये कहेंगे एक्चुअल डिमांड ग्रेटर देन रिक्वायर्ड डिमांड। पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेस डिमांड FM माइनस EM, व्हाट विल बी दैट, FP। इधर हम लिखेंगे एक्सेस, व्हाट इज दिस, एक्सेस डिमांड। फिर से सुन लीजिए, दोबारा से आपको बता देते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी जो थी इक्विलिब्रियम में ई पॉइंट पे थी, ठीक है। क्या हुआ, इकोनॉमी में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड शिफ्ट कर गई, ज्यादा हो गई। बट बिकॉज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फुली एम्प्लॉयड, 100% पीपल आर वर्किंग, 100% प्रोडक्शन इज देयर, तो उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं सकता। मांग तो बढ़ गई, एवरीबॉडी इज डिमांडिंग, सप्लाई इज लेस, so there will be pressure on the existing supply। तो फर्म क्या कर देगी, प्राइस को इंक्रीज कर देगी। ऑफ कोर्स OM से ON इनकम लेवल तो बड़ा है, लेकिन क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो पहली जितनी चीजें ही मिलेंगी लोगों को, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, एक्सेस डिमांड होगा। एक्चुअल डिमांड है FM, चाहिए थी EM, तो FE जो है एक्सेस डिमांड है। अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। द एक्सटेंट, पूरी डेफिनेशन यही, टू विच एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। देखो मैम ने डेफिनेशन को चेंज नहीं किया, बुक्स में सेंटेंस किसी और तरीके से लिखा होगा, लेकिन जो इसकी मीनिंग है वो सेम रहेगी, रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ओके, बेसिक वही रहना है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट आर द रीजंस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ क्यों गई। यहाँ पे हमने बोला इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, ASAB को ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो फिर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ गई, उसके कारण है। जैसे मान लो इकोनॉमी में प्रोस्पेरिटी टू इंक्रीज राइज कर जाए, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम। इसका मीनिंग ये है कि हम जितनी इंक्रीज इन इनकम है उसमें ज्यादा पैसे खर्चना शुरू कर दिया, हम मटेरियलिस्टिक हो गए। we love standard of living, we want new dresses, we want new materials for the home, new furniture, new car, new smartphone, new TV. Even if we are having, even then we are demanding the goods because our nominal income has risen up. So this means propensity to consume has risen up, due to which aggregate demand has risen up। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि हमें ज्यादा चीजें खरीदनी है, तो वो पहले 60% 60% खर्च कर रहे थे, नाउ दे आर स्पेंडिंग 80%। सो दिस इज प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम इंक्रीज होने की वजह से देयर विल बी राइज इन डिमांड। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, जो चीजें हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट्स का मीनिंग क्या है, द थिंग्स व्हिच वी सेंड आउटसाइड, अगर हम वो इंक्रीज कर दें तो हमारे देश में कम हो जाएंगी चीजें, जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड तो उतनी ही है, तो क्या होगा, प्राइस राइज इन प्राइसेस होगा, एग्रीगेट डिमांड राइज करेगी। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो गए तो भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही इंपोर्ट्स अगर कम हो जाए हमारे देश में, जो फॉरेन से आने वाली चीजें हैं वो कम हो जाए, तो क्या होगा, जो डिमांड हम फॉरेन से करते थे वो हम अपने डोमेस्टिक कंट्री से करेंगे, तो हमारी इंडिया में इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट्स हमने कम कर दिए, बाहर से चीजें आती थी, उनकी डिमांड भी मार्केट को पूरी करनी पड़ेगी, तो फॉर्म्स के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, दे आर टू increase the supply but it cannot be increased, due to which aggregate demand is rising up due to fall in imports।
Similarly, when public expenditure rises, क्या मतलब है पब्लिक एक्सपेंडिचर का? कि गवर्नमेंट ने अपना खर्चा पब्लिक एक्सपेंडिचर पे बढ़ा दिया, जैसे पुल बनाने शुरू कर दिए, ब्रिजेस शुरू कर दिए, रोड स्टार्ट कर दी कंस्ट्रक्ट करनी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज कर दी, रेलवे फैसिलिटीज इंक्रीज कर दी, बिल्डिंग्स बनाने लगे, लोगों को, वर्कर्स को काम दे दिया बहुत सारा, तो सबकी पॉकेट में इनकम बढ़ गई पहले से, बिकॉज गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग्स बनानी शुरू की, तो कॉन्ट्रैक्टर को मिली, वर्कर्स को पैसे मिले, जिसकी वजह से डिमांड अप हो गई, क्योंकि जिसके पास पैसे आएंगे वो मार्केट में जाके डिमांड तो करेगा ही। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज की वजह से। और अनदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए तब भी जो है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी। These are the reasons for increase in actual demand. Actual demand क्यों बढ़ती है? Number one, propensity to consume has risen up. Number two, exports बढ़ गए, जो चीजें हम बाहर भेज रहे हैं वो और चाहिए, डिमांड बढ़ गई है। Fall in imports, जो बाहर से आती थी वो खत्म हो गई, इसलिए लोकल इकोनॉमी में, डोमेस्टिक इकोनॉमी में राइजन अप डिमांड। And increase in public expenditure. Government has increased the construction work and all other things. That's why more employment is generated, due to which income is generated and people demand the goods. But goods are not there in the market. Increase in level of investment. Last. So these are the points related to excess demand. Now we come to the deficient demand. Nothing is going to change, only in the definition we are going to write when aggregate demand is less than aggregate supply. Only this thing changes and the figure changes up. So we are going to begin with the work. Let us start here. When aggregate demand falls short of the aggregate supply, और ये reasons सारे बदल जाएंगे, रहेंगे तो यही, लेकिन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बिल्कुल। Let us correct the statement. When aggregate demand is, सिंपल डेफिनेशन मैडम ने लिखी है, इससे सिंपल हो नहीं सकती कि सीधा ही लिख दिया डेफिशिएंट डिमांड, कमी। डेफिशिएंट मींस कमी। When aggregate demand is less than the aggregate supply required for full employment level, fall in propensity to consume, fall in, rise in exports लिखा था, अभी क्या होगा? Fall in exports, increase in imports, ठीक है? Fall in public expenditure and fall in level of investment. The extent to which aggregate demand is less than aggregate supply required for full employment level. I'm going to repeat all the things in a very, easy and concrete manner. Deficient demand, meaning है deficient का कमी, कम का मतलब less. When aggregate demand is less than the aggregate supply required for full employment level. आप नोट कर ले इसको नोटबुक के ऊपर. It is a situation where aggregate demand is less than aggregate supply. ये इसके आगे आप अपने आप यूज करेंगे. It refers to a situation. Complete definition. मैडम ने आगे भी आपको बताया, मैडम अधूरा लिखती है, नटशेल में लिखती है, आपको इसको कंप्लीट करना है. It refers to a situation where aggregate demand is less than aggregate supply required for full employment level. The extent to which aggregate demand is less than aggregate supply required for full employment level is known as what we will call deflationary gap. Deflationary gap. This is the word. Now we are going to explain it through the figure. Again you see, here we are taking up
एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, वाई एक्सिस। लेबलिंग बहुत जरूरी है, कीप इन माइंड, डोंट स्किप इट in practice even, otherwise we will be in the habit of skipping it. Level of income and employment. Let us draw the previous picture which we have drawn in the beginning. This is a 45-degree line, aggregate supply curve. Okay, so this is the aggregate demand curve. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वाला ई ले लिया हमने, एग्रीगेट डिमांड को एडीएफ, ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ओ एन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट, again we are going to explain it that equilibrium of the economy is established at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply. So simple, we have already done firstly the shapes, then where level of equilibrium is determined at a place where aggregate demand is equal to aggregate supply, and this is the full employment level. But what happened? Due to certain reasons, aggregate जो डिमांड है वो कम है, इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या है कि ये कम है। दिस इज द एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल। मैडम ने लिख भी दिया ताकि आपको पता रहे कि ये एक्चुअल है। तो इस पॉइंट को हम जी का नाम दे देते हैं। Here in the economy, OM level of employment is there. This is the actual level of employment. This is the actual equilibrium in the economy. होना कहाँ चाहिए था? E पे, हैगा कहाँ है? G पे। तो हम इसको भी F का नाम दे देते हैं जैसे पिछले में दिया था। Just see now, actual डिमांड है FN और चाहिए कितनी थी? EN। तो आप यहाँ पे लिखेंगे actual demand in the economy FN और फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड, व्हाट इज दैट? EN। डेफिशिएंट डिमांड is equal to EN minus FN. What is this EF? और इसी को डेफिशिएंट डिमांड कहते हैं, इसी को डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। डेफिशिएंट डिमांड। अगर पेपर में वो क्वेश्चन करता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंट डिफ्लेशनरी गैप, तो लिखेंगे द एक्सटेंट टू विच। इसमें तो इट रेफर्स टू ए सिचुएशन था ना कि वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ क्या लिखा है? द एक्सटेंट टू विच, कितनी कम है। तो EF कम है। दोबारा से देख लीजिए, EN जो है क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, और FN क्या है? जो एक्चुअल है। तो दोनों में गैप कितना है? EF का। तो डिफ्लेशनरी गैप जो है ये है। तो क्या लिखोगे? एक्चुअल DD लेस देन full employment DD. So this is the reason that deficient demand is there. What is the reason? Fall in propensity to consume. क्योंकि propensity to consume कम हो गई है, लोगों ने कम कर दिए हैं खर्चे करने, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कम है। Fall in exports, हमने बाहर सामान भेजना कम कर दिया। हमारी इकोनॉमी में जो सप्लाई बढ़ गई, जो हम सामान बाहर भेजते थे वो भी प्रेजेंट डोमेस्टिक इकोनॉमी में करवाना है कंज्यूम, तो वो हो नहीं रहा। तो एक्सेस सप्लाई हो गई, डिमांड कम हो गई। ठीक है। देन है इंक्रीज इन इंपोर्ट। जो बाहर से सामान मंगाते थे हम, वो हमने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सामान ज्यादा हो गया है और डिमांड कम है। फॉल इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने अपनी सारी कंस्ट्रक्शंस और स्पेंडिंग कम कर दी है,
जहाँ टैक्सेस बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से जो है डिमांड कम हो गई। फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का लेवल कम हो गया, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई, प्रोडक्शन कम होने से इनकम कम हो गई लोगों की, क्योंकि उनको एम्प्लॉयमेंट कम मिला है। तो ये सारा प्रोसीजर फॉलो हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन आ गई। फिर से बता देती हूँ, द एक्सटेंट टू विच लिखोगे तो डिफ्लेशनरी गैप आएगा, और अगर लिखोगे इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज नोन एज द डेफिशिएंट डिमांड। मीनिंग्स आर क्लियर हुसन? हुसन, हेलो? Yes, ma'am. गुड, यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग? Yes, फिगर की ma'am. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटे, हमें भूल जाती है। दोबारा से एक हिंट बता देती हूँ, इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सेस डिमांड में लेफ्टवर्ड साइड पे जो है वो बनता है एक्सेस डिमांड का, और राइट साइड पे जब हम बना रहे हैं वो डेफिशिएंट डिमांड। आपको अपने दिमाग के अंदर कुछ जो है रखनी पड़ेंगी चीजें कि कौन सी चीज को रिलेट करेंगे, एक्सेस डिमांड में क्या लिखना है और डेफिशिएंट डिमांड में क्या लिखना है। एक्सेस डिमांड में क्या है कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में पहले आई और इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बाद में आया। पहले फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया बाद में, इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले ही इक्विलिब्रियम आ गया इकोनॉमी में। तो ये MN क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज। कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयड रह गई हैं। कल हम इनका इम्पैक्ट करेंगे। एनीथिंग यू वांट टू इंक्वायर? क्वेश्चंस है कोई तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। एनी डाउट सुजन? No, ma'am. आ गया समझ में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।